नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HIUSR। आज हम बात करेंगे कि मिट्टी के जीवांश को बढ़ाने का मूल मंत्र क्या है। देखिए, बहुत बातें की जा रही हैं मिट्टी के जीवांश के ऊपर और अलग अलग तरह की सिफारिशें भी दी जा रही हैं, लेकिन जो दो मुख्य प्रणाली उभर कर आ रही हैं जिनसे जैविक कार्बन मिट्टी का बढ़ता है, उनमें जो रासायनिक खेती है उसमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर आगे आ रही है, जिसमें रिजल्ट मिल रहे हैं। दूसरा, जहर मुक्त खेती में प्राकृतिक खेती के परिणाम अच्छे मिल रहे हैं। देखिए, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है इसमें भी 5-6 प्रैक्टिस की जाती हैं जिनसे मिट्टी का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, और प्राकृतिक खेती में भी 5-6 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनसे तुरंत हमें रिजल्ट 1 या 2 साल के अंदर मिलते हैं जैविक कार्बन के विषय में। देखिए, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है उसमें 2 जो मुख्य स्तंभ हैं, दूसरी भी प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन जो सबसे 2 महत्वपूर्ण इसमें स्तंभ हैं, पिलर हैं, वो हैं एक तो शून्य जुताई और दूसरा है सरफेस मल्चिंग, यानी कि सतह के ऊपर फसल के जितने भी अवशेष आते हैं उनको सतह के ऊपर रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। प्राकृतिक खेती में भी ये दोनों मुख्य बिंदु रहते हैं। जो शून्य जुताई है, इसकी जो खोज की है, सबसे पहले जो इसके बारे में बताया गया है वो प्राकृतिक खेती के जो जनक हुए हैं मासानोबु फुकुओका, जापान के साइंटिस्ट थे, किसान भी थे। तो उन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक खेती का मतलब है वो शून्य जुताई ही है, नो टिल फार्मिंग ही है। तो ये 2 जो कंपोनेंट हैं, एक तो शून्य जुताई और सरफेस मल्चिंग, ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की आत्मा है, मुख्य स्तंभ है। ये दोनों प्राकृतिक खेती में भी मुख्य स्तंभ है। इसके अलावा दोनों के अंदर जैव विविधता है, या फसल चक्र है, या फसल चक्र में दालों का शामिल करना है, ये भी मुख्य तौर पे दोनों प्रैक्टिसेस में शामिल होती हैं, चाहे वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है चाहे वो नेचुरल फार्मिंग है। देखिए, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है इसमें भी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और इसमें भी रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, 2-3 सालों में मिल जाते हैं। लेकिन जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, जब हम इसमें शून्य जुताई अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, शून्य जुताई पर खेती करते हैं, तो इसमें समस्याएं भी आ जाती हैं। एक मुख्य जो समस्या है वो ये है कि मिट्टी जनित कीट और बीमारियां बढ़ जाते हैं इसमें, क्योंकि भोजन में जो मिट्टी के अंदर जो भोजन रिजर्व रहता है सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर की सतह बनती है, उसमें फूड अवेलेबल हो जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को भी और रोगाणुओं को भी, जिससे कीट और बीमारियां बढ़ती हैं। दूसरा क्या है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में पैदावार जो रासायनिक खेती की सिफारिश की गई जो सिफारिशें हैं उनके बराबर नहीं आता है, यानी कि उसमें आपको खाद डालने पड़ते हैं, रासायनिक खाद डालने पड़ते हैं, और खरपतवार नियंत्रण के लिए और बीमारियों के नियंत्रण के लिए दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। अब क्या होता है इसमें, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ता है, प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ता है। देखिए, जो मैंने 2 मुख्य प्रैक्टिस बताई है, जो स्तंभ बताए हैं, उसमें एक तो शून्य जुताई बताया है, दूसरा सरफेस मल्चिंग बताया है। प्राकृतिक खेती में शून्य जुताई अगर नहीं मेंटेन होती है तो उसके लिए ये कहा जाता है कि जरूरत पड़े तो कम से कम जुताइयां करें, ज्यादा जुताइयां गर्मी के मौसम में ना करें। और प्राकृतिक खेती में इसके अतिरिक्त जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में जो रासायनिक इनपुट प्रयोग किए जाते हैं, प्राकृतिक खेती में वो प्रयोग नहीं किए जाते। उनके स्थान पर घर पर तैयार किए गए ही बायो इनपुट जैसे जीवामृत, घन जीवामृत आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, जो
ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में। इसमें कीट और बीमारियां क्यों बढ़ जाते हैं, विशेष तौर पे मिट्टी जनित कीट और बीमारियां। वैज्ञानिक जो रिसर्च है, फाइंडिंग है, वो बताती हैं कि अगर मिट्टी के अंदर 10% से ज्यादा एनएरोब बढ़ जाते हैं, यानी कि बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं, तो उसमें पैथोजन भी बढ़ जाते हैं, कीट और बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अगर मिट्टी में 90-10 का रेशियो अनुपात, यानी कि 90 हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु और 10% बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं तो ठीक रहता है। अगर इससे ज्यादा बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु बढ़ने लगते हैं तो उसमें कीट और बीमारियां, विशेष तौर पे मिट्टी जनित कीट और बीमारियां बढ़ने लग जाते हैं। देखिए, एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि जो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका जो प्रभाव है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, चाहे तो वातावरण की नाइट्रोजन आपको जमीन में या पौधे की जड़ों पे फिक्स करनी होती है, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, यानी कि कार्बन का साइकिल है, उन दोनों में जो एनएरोब्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हवा वाले सूक्ष्म जीवाणुओं की अपेक्षा 100 और 1000 गुणों तक ज्यादा है। इसलिए अगर खेत के जैविक कार्बन को बढ़ाना है तो आपको जो एनएरोब्स हैं, जो बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनका योगदान बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में इससे ज्यादा आप एनएरोब का योगदान बढ़ाएंगे तो उसमें कीड़े और बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में कम से कम 5 प्रैक्टिस ऐसी हैं जो एरोब्स के साथ साथ, एरोबिक फसलों में भी एरोब्स के साथ साथ एनएरोब्स का योगदान बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। देखिए, जो प्राकृतिक खेती है, इसमें क्या होता है कि एक तो मैंने बताया कि हवा वाले और बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु का जो योगदान है वो बढ़ता है, और जब तक बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु का योगदान नहीं बढ़ेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि जो जैविक कार्बन की कैप आ गई है वो टूट पाएगी। और अगर कैप आ भी गई है, अगर कैप टूट भी जाती है, जैसे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में, इसमें जैविक कार्बन बढ़ जाता है, 1 से ऊपर भी हो जाता है, 1.25 तक भी हो जाता है, लेकिन उसमें पैदावार नहीं आ पाती है जितनी हम रासायनिक खेती में ले रहे हैं, सिफारिश रिकमेंडेशन के साथ साथ। अब प्राकृतिक खेती में क्या होता है? प्राकृतिक खेती में एक तो इनका दोनों का जो योगदान है वो प्रॉपर, यानी कि जो एनएरोब हैं, इनका कंट्रीब्यूशन का योगदान हम बढ़ा सकते हैं बिना किसी हानि के, यानी कि जो एनएरोब के बढ़ने की वजह से कीट और बीमारियां बढ़ती हैं वो प्राकृतिक खेती में नहीं बढ़ पाती हैं, और उनका काफी हद तक कंट्रोल रहता है। क्यों कंट्रोल रहता है? एक तो ये है कि इसमें हम ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाल रहे हैं, जैविक खाद नहीं डाल रहे हैं, गोबर की खाद है, केंचुए खाद है या कंपोस्ट है, इनका ज्यादा प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जब ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें लाभदायक जीवाणु तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो हानिकारक जीवाणु हैं उनमें कम से कम बढ़ोतरी होगी। दूसरा क्या है, मान लो शून्य जुताई की वजह से प्राकृतिक खेती में या कम जुताई की वजह से प्राकृतिक खेती में मिट्टी जनित कीट और बीमारियां बढ़ने की संभावना होती भी है, तो उसके लिए काऊ यूरिन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो गौमूत्र है, इस पे रिसर्च पेपर काफी उपलब्ध हैं कि जब हम काऊ यूरिन का एप्लीकेशन करते हैं तो उससे जो मिट्टी की जो फंगस है, पार्टिकुलरली आपकी फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया है और स्क्लेरोशियम, कई जो भी फंगस हैं, इनका गौमूत्र से कंट्रोल नेचुरल रहता है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती में जो गौमूत्र है, इसके साथ साथ माइक्रोराइजा भी बढ़ती है, और इनके बढ़ने से लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु साथ के साथ मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे इम्यूनिटी सॉइल की, वो भी बढ़ती चली जाती है, जो जियोकेमिकल साइकिल है वो भी प्रॉपर होता चला जाता है, और जिसकी वजह से जो साइकिल हैं न्यूट्रिएंट्स के मिट्टी के अंदर, जो 17 पोषक तत्व हैं, उनका एक साइकिल चलता है सभी का। अगर एक का भी साइकिल टूट जाता है तो उसमें सारे साइकिल प्रभावित हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल फार्मिंग में ये नेचुरल प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जबकि रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में हम बीच में रासायनिक इनपुट का प्रयोग करते हैं,
उनके प्रयोग होने से जो हार्मोन या एंजाइम सिस्टम है मिट्टी का या पौधे का, अगर उस बायो जियो केमिकल साइकिलिंग में किसी एक जगह भी कोई साइकिल टूट गया है, किसी एक जगह भी कोई हार्मोन प्रभावित हो गया है, किसी एक जगह भी कोई एंजाइम प्रभावित हो गया है, क्योंकि हार्मोन और एंजाइम, हजारों एंजाइम एट ए टाइम काम करते हैं जो पूरे साइकिलों को कंप्लीट करते हैं। और अगर हम बीच में जैसे रासायनिक खाद डालते हैं, रासायनिक इनपुट डालते हैं, तो उस साइकिल को कहीं ना कहीं टूटने की वजह से वो 17 जो पोषक तत्वों का साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पैदावार नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से अब ऑर्गेनिक कार्बन तो बढ़ गया हमारा। अब अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से क्या वाकई पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि रासायनिक खेती में ऐसा नहीं हो रहा है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं हो रहा है, प्राकृतिक खेती में ऐसा हो रहा है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में 1 और 1.25% ऑर्गेनिक कार्बन पर भी पूरी पैदावार नहीं आ रही है, जबकि प्राकृतिक खेती में ये 0.5% या 1% पर ही किसानों से ज्यादा पैदावार आ रही है। और इसका उदाहरण बहुत से किसान हैं आज के दिन। तो अगले वीडियो में यही बताऊंगा मैं कि पर्याप्त जीवांश होने पर भी पैदावार क्यों नहीं मिल पाती है। देखिए, इसमें मैंने यही बताया कि अगर हम प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करेंगे, रासायनिक उत्पादों का प्रयोग नहीं करेंगे, और मुख्य जो प्रैक्टिसेस हैं, 2 मुख्य प्रैक्टिस ये हैं और दूसरी भी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम फॉलो करेंगे, तो प्राकृतिक खेती में आपको 1 से 2 साल में ही जैविक कार्बन के रिजल्ट मिल जाएंगे, यानी कि जैविक कार्बन बढ़ जाएगा आपका और फसल की पूरी पैदावार मिलने लग जाएगी। नमस्कार।